वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूँगा कि व्हाट ऑल यू नीड टू नो अबाउट बैलेंस ऑफ पावर थियरी। इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर थियरी के टॉपिक के अंतर्गत आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करने की ज़रूरत है ताकि आप इस बैलेंस ऑफ पावर थियरी के टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर सकें। शुरुआत आपको इस क्वेश्चन के साथ करना है कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर के साथ ही पोलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। पोलैरिटी के अंतर्गत आपको ये समझना है कि मल्टीपोलर क्या है, बाइपोलर क्या है, यूनिपोलर क्या है। इसके बाद आपको बैलेंस ऑफ पावर थियरी के प्रैक्टिस के हिस्ट्री को समझना है कि कब से बैलेंस ऑफ पावर को प्रैक्टिस किया जाता रहा है। यहाँ आपको पीस ऑफ वेस्टफीलिया से लेकर पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड तक जितने भी बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट्स हुए हैं उन सभी को समझना होगा। बैलेंस ऑफ पावर के इस हिस्ट्री को समझने के बाद आपको बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल इश्यूज को हैंडल करना होगा। पहला, द डिबेट बिटवीन वॉलंटरिज्म एंड डिटर्मिनिज्म इन बैलेंस ऑफ पावर। मतलब क्या बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट्स ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आते हैं या इन्हें स्टेट्समैन और डिप्लोमेट्स के द्वारा डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट्स ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट्स इन्हें स्टेट्समैन और डिप्लोमेट्स के द्वारा डेलिबरेट डिसीजंस के थ्रू क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट्स होते हैं, फिर चाहे ये मल्टीपोलर हो या बाइपोलर हो या यूनिपोलर हो, इन सभी बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट्स में किस बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट में इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी सबसे अधिक होता है। यहाँ पर भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स के बीच एक डिबेट है। कुछ का कहना है कि बाइपोलर वर्ल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है तो कुछ मल्टीपोलर वर्ल्ड को ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। आपको इस डिबेट को समझना होगा। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स के द्वारा बैलेंस ऑफ पावर को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं। ओके, अगर कंट्रीज इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट्स एग्जिस्टेंस में आएगा। यहाँ आपको बैलेंस ऑफ पावर के इन रूल्स को भी समझना होगा और यहाँ पर आपको खासकर मॉर्टन कापलान के द्वारा दिए गए बैलेंस ऑफ पावर के 6 रूल्स को स्टडी करना होगा। मॉर्टन कापलान बैलेंस ऑफ पावर के 6 रूल्स की बात करते हैं। आपको समझना होगा कि ये 6 रूल्स क्या है। नेक्स्ट आपको ये समझना होगा कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने में क्या डिफिकल्टीज आती हैं। डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट्स, इसे आप बैलेंस ऑफ पावर की क्रिटिसिज्म के रूप में भी समझ सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर थियरी का क्रिटिसिज्म क्या है। नेक्स्ट आपको बैलेंस ऑफ पावर के अल्टरनेटिव्स को भी समझना होगा। व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। रियलिस्ट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पावर एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर के अलावा और कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ हमें बैलेंस ऑफ पावर के इन 3 अल्टरनेटिव्स को समझना है: बैंडवैगनिंग, कलेक्टिव सिक्योरिटी और हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी। और फाइनली आपको बैलेंस ऑफ पावर थियरी के अंतर्गत इंक्लूड किए गए बैलेंस ऑफ पावर के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सॉफ्ट बैलेंसिंग। व्हाट इज सॉफ्ट बैलेंसिंग? सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट बैलेंस ऑफ पावर थियरी। इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पावर के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस ऑफ पावर थियरी के जो बाकी एरियाज हैं इन्हें भी मेरे द्वारा कवर किया गया है, लेकिन ये सभी सब टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। इन सभी टॉपिक्स को यूट्यूब पर अपलोड करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये समझना है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ पावर थियरी को एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तब आपके लिए इन सभी टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी होगा। बैलेंस ऑफ पावर थियरी की कंप्लीट वीडियो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। What is balance of power?
बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिस्ट अप्रोच के अंतर्गत आने वाले कोर कॉन्सेप्ट्स में से एक है। बैलेंस ऑफ पावर की थियरी रियलिज्म के कोर आर्गुमेंट्स और अजम्पशंस का ही एक लॉजिकल कंक्लूजन है। रियलिज्म के अकॉर्डिंग एनार्की इंटरनेशनल सिस्टम का एक डिफाइनिंग फीचर होता है। इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किकल, ये रियलिज्म का एक कोर आर्गुमेंट है। इंटरनेशनल सिस्टम के एनार्किकल होने का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि कंट्रीज के बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट कर सके, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में पीस और ऑर्डर को मेंटेन कर सके और जो कि एक कंट्री को किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करने से रोक सके। इस तरह के किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के नहीं होने की वजह से इंटरनेशनल सिस्टम में सभी कंट्रीज एक सेल्फ हेल्प अप्रोच को अपनाती हैं, मतलब सभी कंट्रीज को खुद अपने आप को ही एक दूसरे से डिफेंड करना होता है। और रियलिज्म के अकॉर्डिंग अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए एक कंट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो है पावर। इसलिए हर कंट्री इंटरनेशनल सिस्टम में पावर को परस्यू करती है। इतना ही नहीं, हर कंट्री दूसरे कंट्रीज की तुलना, खासकर अपने ओपोनेंट्स की तुलना, अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच पावर और कैपेबिलिटीज का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कभी सिमेट्रिकल नहीं होता। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल होता है। पावर और कैपेबिलिटीज कंट्रीज के बीच अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एज अ रिजल्ट कुछ कंट्रीज स्ट्रांग होती है तो कुछ कंट्रीज वीक होती है। लेकिन यहां आपको एक बात समझना है कि स्ट्रांग होना या वीक होना ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रियलिज्म में स्ट्रांग होना या वीक होना ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर एक कंट्री के ओपोनेंट का पावर बढ़ता है तो वो कंट्री अपने ओपोनेंट की तुलना वीक हो जाएगी। तो एक कंट्री अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को घटाए बगैर, अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को रिड्यूस किए बगैर भी वीक हो सकती है अगर उस कंट्री के ओपोनेंट कंट्री का, उस कंट्री के एनिमी कंट्री का पावर इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो इस तरह से वीकनेस और स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर वो रिलेटिव है। रियलिज्म के अकॉर्डिंग इस एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में एक कंट्री का नेशनल सिक्योरिटी तब इनहैंस्ड होता है, तब स्ट्रांग होता है, बेहतर होता है जब इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच पावर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि कोई भी कंट्री इतना पावरफुल ना बन जाए कि अपने इनऑर्डिनेट पावर की वजह से वो कंट्री दूसरे कंट्रीज को डोमिनेट करने लगे। अपने एक्सेसिव पावर की वजह से, अपने डिस्प्रपोर्शनेट पावर की वजह से वो कंट्री दूसरे कंट्रीज को डोमिनेट करने लगे। रियलिज्म का एक और कोर अजम्पशन है कि वीकनेस इनवाइट्स अटैक। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में वीक कंट्रीज हैं और अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का पावर बढ़ने लगता है तो ये स्ट्रॉन्ग कंट्रीज अपने इंक्रीज्ड पावर का फायदा उठाकर इन वीक कंट्रीज के ऊपर अटैक करेंगी। खासकर जब ये वीक कंट्रीज इन स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की नेबरिंग कंट्रीज हो। ये जो वीक कंट्रीज हैं ये उस स्ट्रॉन्ग कंट्रीज को सराउंड करती हो। तो अगर किसी कंट्री का पावर बढ़ता है इनऑर्डिनेट तरीके से, डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से, अगर किसी कंट्री का पावर बढ़ता है तो ये जो अजम्पशन है रियलिज्म का कि वीकनेस इनवाइट्स अटैक, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये कंट्री अपने वीक नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अटैक करेगा। अपने पावर, अपनी कैपेबिलिटी का फायदा उठाकर ये कंट्रीज अपने वीक नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अटैक करेगा। तो इस सिचुएशन में जहां इंटरनेशनल सिस्टम में किसी कंट्री का या किसी ग्रुप ऑफ कंट्री का पावर इनऑर्डिनेट तरीके से बढ़ने लगता है, इस सिचुएशन में जो वीक कंट्रीज हैं वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए दो तरह के स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि कंट्रीज खुद अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करें, न्यू वेपन्स को एक्वायर करें, अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें और इस तरह से अपने ओपोनेंट के मिलिट्री कैपेबिलिटी को मैच करने की कोशिश करें। इस स्ट्रैटेजी को इंटरनल बैलेंसिंग कहते हैं। जब कंट्रीज अपने ओपोनेंट के मिलिट्री कैपेबिलिटी को मैच करने के लिए खुद अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं तो इसे इंटरनल बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से, मे बी कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कारण की वजह से, अगर कोई कंट्री इस इंटरनल बैलेंसिंग के स्ट्रैटेजी को अपनाने में सक्षम नहीं है तो यहां इस केस में उस कंट्री के द्वारा एक दूसरे स्ट्रैटेजी को भी अपनाया जा सकता है। देखिए, जो वीक कंट्रीज हैं वो अपने जैसे बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर एक अलायंस, एक डिफेंसिव कोलिशन बना सकती हैं।
कंट्रीज इस अलायंस के थ्रू अपने अपने कैपेबिलिटीज को पूल कर सकती हैं और अपने अपने पावर और कैपेबिलिटीज को एक साथ ला सकती हैं। ऐसा करने से इन कंट्रीज की जो कंबाइंड स्ट्रेंथ होगी, जो कंबाइंड पावर होगी, जो कंबाइंड कैपेबिलिटी होगी, वो उस डोमिनेंट कंट्री के इक्वल या बराबर हो जाएगी जिस पावरफुल कंट्री से इन सभी कंट्रीज को खतरा है। जो पावरफुल कंट्री इन सभी कंट्रीज के लिए एक थ्रेट है, उसके बराबर हो जाएगी। इस स्ट्रैटेजी को एक्सटर्नल बैलेंसिंग कहते हैं। यहां कंट्रीज एसोसिएशन के थ्रू, अलायंस के थ्रू एक डोमिनेंट कंट्री के थ्रेट को, एक डोमिनेंट कंट्री से होने वाले एग्रेशन के थ्रेट को प्रिवेंट करती हैं, ऑफसेट करती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच पावर को लेकर एक फ्री कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में कुछ कंट्रीज बाकी कंट्रीज से अधिक पावरफुल बन जाती हैं, लेकिन अधिक पावरफुल होने की वजह से इन कंट्रीज को बाकी कंट्रीज एक थ्रेट की तरह देखने लगती हैं। फिर इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए बाकी सभी कंट्रीज एक साथ आती है, एक अलायंस, एक कोलिशन बिल्ड करती है और फिर इस अलायंस के माध्यम से ये कंट्रीज अपने अपने इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज और पावर को जोड़ती है और फाइनली इस अलायंस का जो कंबाइंड पावर होता है वो उस डोमिनेंट कंट्री के पावर को बैलेंस करता है। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, जहां पावर सभी कंट्रीज के बीच कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं होता। इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सभी कंट्री का सर्वाइवल इंश्योर होता है और जिन कंट्रीज के भीतर भी हेजेमन बनने की या एक प्रीडोमिनेंट पावर बनने की एम्बिशन होती है, उस कंट्री के इस एम्बिशन को भी लिमिट किया जाता है, चेक किया जाता है। इसे ही बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर एक इक्विलिब्रेटिंग प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंटरनेशनल सिस्टम में हेजेमनिक पोजीशन या मिलिट्री सुपीरियोरिटी के पोजीशन को हासिल करने की कोशिश करने वाले कंट्रीज के पावर को बाकी कंट्रीज के द्वारा अलायंसेस, अलाइनमेंट्स और डिफेंसिव कोलिशंस के माध्यम से काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। इस इक्विलिब्रेटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट ये होता है कि अलाइनमेंट्स और अलायंसेस के द्वारा पावर इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के लिए थ्रेट नहीं होता और पावरफुल कंट्रीज के, डोमिनेंट कंट्रीज के हेजेमनिक एम्बिशंस को भी इन अलायंसेस और अलाइनमेंट्स के माध्यम से चेक किया जाता है, लिमिट किया जाता है। फाइनली बैलेंस ऑफ पावर थियरी कहता है कि एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में कंट्रीज एक रैशनल एक्टर की तरह अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए पावर को एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कंट्रीज ये भी इंश्योर करते हैं कि इस इंटरनेशनल सिस्टम में, इस एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में कोई एक कंट्री या कोई ग्रुप ऑफ कंट्री इतना अधिक पावरफुल ना बन जाए कि वो कंट्री बाकी कंट्रीज के सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए एक थ्रेट, एक चैलेंज बन जाए। ओके, सो दिस इज बैलेंस ऑफ पावर थियरी। बैलेंस ऑफ पावर थियरी की जो कंप्लीट लेक्चर है और बैलेंस ऑफ पावर थियरी के जो बाकी डायमेंशंस हैं उन्हें हमने पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स में कवर किया है। थैंक यू।